क्या आपने कभी सोचा है कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी वाली हमारे देश में सरकार आखिर कैसे बनती है? या फिर 18 साल का होते ही आपको ऐसा कौन सा सुपर पावर मिल जाता है जिससे आप सीधे देश का भविष्य तय कर सकते हैं? ईवीएम मशीन का वो नीला बटन दबाते ही आखिर क्या होता है? और चुनाव में यह नोटा किस नई शक्ति का नाम है? तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, समाज का अध्ययन। बुक का नाम है भारत और उसके आगे, ठीक है। और ये है आपको बुक में शासन प्रणाली और लोकतंत्र के अंतर्गत ये पाठ आता है। क्लास 8 का चैप्टर है ये, पार्ट 5। और चैप्टर का नाम है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, स्टार्टिंग में आपसे ये भी बात कहना चाहते हैं कि हम इसमें बुक्स के जो क्वेश्चंस है वो तो करते ही हैं, साथ में हम बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं जो बुक के बीच में से पूछा जाता है, इस चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है। आपने भी आने वाले एग्जाम्स के पैटर्न में देख लिया होगा। तो अगर करना है आपको सही से, अपने पेपर में सही मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये पूरे चैप्टर को, होल चैप्टर के ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जो आपका सेशन 2026 के लिए हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सब कुछ तैयार किया आपके लिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है, एक लोकतंत्र की आधारशिला है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है, यह नागरिकों को अपना भविष्य खुद निर्धारित करने की शक्ति देता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है आपका, गुप्त मतदान का क्या अर्थ है, यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई यह ना जान पाए कि किसने अपना मत किसे दिया है। इससे चुनाव गोपनीय और निष्पक्ष बने रहते हैं, ठीक है। गुप्त मतदान का मतलब बच्चों यही होता है कि मतलब हम जिसको वोट दे रहे हैं वो किसी को पता न चले, आपके साथ में भी जो आए हैं उनको भी ना पता चले, और किस प्रत्याशी को दिया है उन्हें भी पता न चले। गुप्त मतदान का मतलब यही होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? लोकसभा, राज्य विधानसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव जहां आम जनता सीधे अपना वोट डालती है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे मतदान करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर इसका देख लीजिए बच्चों। लोकसभा, इसके सदस्यों को आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली जो सबसे आगे वह जीता के माध्यम से सीधे चुना जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है? इसके सदस्यों का राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने दोनों का डिफरेंस समझ लिया, दोनों में अंतर क्या है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से पत्रों की तुलना में ईवीएम के क्या क्या लाभ है? ठीक है। तो उत्तर है, ईवीएम के प्रयोग से मतदान प्रक्रिया बहुत तेज और कुशल हो जाती है। इससे कागज की भारी बचत होती है, मतों की गिनती में तेजी आती है और अवैध मतों की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। वीवीपैट के साथ जुड़ने से इसमें पारदर्शिता भी आती है। पहले के जो होते थे मत पत्र, उसमें हमें निशान बनाना पड़ता था, जो कि गलत अगर निशान लग गया तो वो आपका वोट गलत हो जाता था, मतलब इनवैलिड हो जाता था। आपके टाइम में ऐसा सिस्टम है नहीं, आपके टाइम में आपको दबाना है, जिसको भी दबाएंगे वो वोट चला जाता है, उसमें इनवैलिड होने का कोई चांस ही नहीं है, आपको किसी एक को ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का होने का यही फायदा है ईवीएम का। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के कुछ नगरीय क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी आ रही है, इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं और अधिक लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके उत्तर पर, शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी का मुख्य कारण है मतदाताओं की उदासीनता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए मीडिया, शिक्षा और जागरूकता अभियानों का सहारा लेना चाहिए। युवाओं को यह समझना आवश्यक है कि सोच समझकर मतदान करना लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए
क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो शहर के लोगों में थोड़ा सा इस तरह की कमी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 में चलते बच्चों, आपके विचार में लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के आरक्षित क्यों होती है। ठीक है, तो उत्तर है समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें मतलब 84 सीटें अनुसूचित जातियों एससी कैटेगरी के लिए और 47 सीटें 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। इससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, सोशल मीडिया हमारे चुनावी अनुभव के तरीकों को बदल रहा है, क्या यह लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है या इसे उलझा रहा है, इससे लाभ और चुनौतियां क्या हैं। तो उत्तर है इसका, सोशल मीडिया चुनाव के अनुभव को पूरी तरह से बदल रहा है। लाभ क्या है इसका, चलिए इस पर बात करते हैं। पहले, यह राजनेताओं को सीधे जनता से जोड़ता है। युवा और नए मतदाता राजनीतिक चर्चाओं में आसानी से भाग ले पाते हैं और अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। ठीक है, चुनौतियां, उलझन क्या है इसमें, कई बार सोशल मीडिया पर गलत सूचना, फेक न्यूज और आपत्तिजनक भाषा का तेजी से प्रचार होता है, जिससे मतदाताओं को सही निर्णय लेने में भ्रम पैदा होता है। डिजिटल युग में इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि मतदाता कितने सतर्क और जागरूक है, मतलब आप कितना अच्छे से ये जान पाते हैं कि ये खबर सही है या गलत है। इसको जितना अच्छा फिगर आउट कर पाएंगे उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जागरूक होना जरूरी है। आप तक जब तक जागरूक नहीं होंगे तो आप गलत खबर के चक्कर में पड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, वेबसाइट indiavotes.com पर जाकर अपने क्षेत्र के चुनाव परिणामों का अध्ययन करें। तो ये उत्तर है, बच्चों के लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये आपको दिया जाएगा। तो चलिए इसमें क्या करना होगा, विद्यार्थियों को अपने माता पिता या शिक्षक की मदद से इंटरनेट पर जाकर दिल्ली या अपने राज्य जहाँ भी आप रहते हैं कि पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने चाहिए। इससे उन्हें पता चलेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले और दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मत मिले। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको करना है, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। इसमें से शुरू के 3 क्वेश्चंस तो आपके बुक के दिए हुए हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमने चैप्टर के बीच से निकाले हैं आपके लिए, जिससे आप कर लेंगे तो आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 1 है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो उत्तर है इसका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, मत, नस्ल, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय आदि का भेदभाव किए बिना 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इसमें सभी मतों का समान मूल्य होता है, सबके वोट का सेम मूल्य होता है। किसी का ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसका वोट का अलग वैल्यू है और कोई गरीब है तो उसका वोट का अलग वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2 है, निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो उत्तर है, निर्वाचन प्रणाली नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके माध्यम से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यह परस्पर जुड़े तत्वों का एक समूह है जो एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्तर के चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होते हैं। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की स्थापना कब हुई और इसके मुख्य कार्य क्या है। तो ईसीआई का मतलब हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उत्तर में चलते बच्चों, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसके मुख्य कार्य थे निम्नलिखित हैं, चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करना और संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करना, ये सब चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे और भारत के पहले मतदाता कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। 1951 के प्रथम आम चुनाव में मतदान करने वाले पहले मतदाता हिमाचल प्रदेश के विद्यालय शिक्षक श्याम शरण नेगी थे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करके रखिएगा।
ये एकदम से आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, नोटा का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, तो उत्तर हो जाएगा नोटा का अर्थ है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, या तीसरा विकल्प सही है, या चौथा इनमें से कोई नहीं होता है ना, तो उसी तरह से इसमें भी आपको मिलता है। नोटा का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है तो वह इस विकल्प को चुन सकता है। सारे ही आपको ईवीएम मशीन में ये ऑप्शन मिलता है। आपको भी जब कोई मौका मिलेगा तो आप ये देखेंगे, सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। वीवीपैट क्या है, तो उत्तर है ये एक मशीन है जो वोट की पर्ची निकालती है, जिससे मतदाता यह देख सकता है कि उसका वोट सही से दर्ज हुआ या नहीं। जब भी आप वोटिंग ईवीएम मशीन में जाके वोट करते हैं, नीले रंग का बटन दबाते हैं, तो एक छोटी सी पर्ची एक दूसरे मशीन में दिखती है। आपने जिसको वोट दिया है वही पर्ची निकली है कि नहीं, उसमें वो दिखता है आपको, जिससे आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, मैंने जिस जिस पार्टी या जिसको भी वोट दिया है, जिस नेता को, ये उसको वोट गया है या नहीं, ठीक है। ये कंफर्म करने के लिए वीवीपैट मशीन लगाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, आदर्श आचार संहिता क्या होती है, तो उत्तर होता है आदर्श आचार संहिता नियमों की एक स्पष्ट सूची होती है जिसका पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, नेताओं और उम्मीदवारों को करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग न करे। आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है कि जिस दिन ये डेट फिक्स हो जाता है कि आज से 1 महीने बाद आपका चुनाव होने वाला है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उस दिन से आचार संहिता लग जाता है। मतलब कोई नई घोषणाएं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं किया जाएगा जिससे आप अपने वोटरों को लुभा सकते हैं। कोई ऐसे लुभावने वादे या कोई ऐसी स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकते उस टाइम तक। वादे तो कर सकते हैं, वादे तो पार्टियां करती हैं, लेकिन कोई ऐसा स्कीम नहीं निकाल सकते जिसमें उसको तुरंत फायदा हो। इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। कोई घाटा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, टी.एन. शेषन कौन थे और उनको क्यों याद किया जाता है, तो उत्तर है टी.एन. शेषन 1990 के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। उन्हें भारतीय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और भय रहित बनाने के लिए किए गए कठोर सुधारों के लिए याद किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, एक सांसद एमपी और विधायक एमएलए को क्या मुख्य अंतर होता है, तो उत्तर है सांसद संसद सदस्य हमारा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर संसद, लोकसभा या राज्यसभा में करते हैं, जबकि विधायक विधानसभा सदस्य हमारा प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर विधानसभा में करते हैं, ठीक है। तो सांसद हो गया एमपी और विधायक हो गया एमएलए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति पे चलते हैं पहले। इनका चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति में क्या होता है, इनका चुनाव भी एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो उत्तर है लोकसभा, देश को 543 यानी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इन चुनाव में आम जनता सीधे मतदान करती है। भारत में लोकसभा के लिए जो सबसे आगे वह जीता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है, ठीक है। इसका अर्थ है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मत वोट प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सबसे आगे जो है होगा वही जीतेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13 है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और कब होता है, तो उत्तर है राज्यसभा चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं डालती बल्कि यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट में अगर आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको मार्क्स ठीक मिलते हैं। 245 सदस्यों में से 233 सदस्यों को राज्यों के निर्वाचित विधायकों एमएलए द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। इसमें मतदान के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जिस इससे कभी भंग विघटित नहीं किया जाता। और सबसे लास्ट पॉइंट है, इससे 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर।
प्रश्न नंबर 14 है आपका, 1947 में भारत में लगभग 14% व्यक्ति साक्षर थे, जिसमें लगभग 8% महिलाएं थी। कुछ लोगों का मानना था कि केवल साक्षर लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, फिर भी संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक मताधिकार क्यों दिया? तो इसका उत्तर है बच्चों, संविधान निर्माताओं का मानना था कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे उसकी शिक्षा या आय कुछ भी हो, पढ़े लिखे हो या ना हो। अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र की समस्याओं की समझ नहीं है। देश के भविष्य के निर्धारण में सभी को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत में 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, क्या यह एक अच्छा निर्णय था? तो उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? हाँ, यह एक अत्यंत प्रगतिशील और अच्छा निर्णय था। इससे देश के युवाओं को कम उम्र में ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने और अपनी सरकार चुनने का अवसर मिला। इससे लोकतंत्र में युवाओं की हिस्सेदारी और उनकी आवाज़ मजबूत हुई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, स्वतंत्रता से पहले भारत में कितने लोगों को वोट देने का अधिकार था? तो उत्तर है इसमें, स्वतंत्रता से पहले मात्र 13% भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था और उस समय मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है आपका, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, द्विसदनीय विधानमंडल वह शासन प्रणाली है जिसमें विधायी निकाय कानून बनाने वाली संस्था को दो अलग अलग सदनों में विभाजित किया जाता है, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर, बिना पढ़े लिखे लोगों को भी वोट का अधिकार क्यों दिया गया? तो उत्तर है बच्चों इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, सीटें आरक्षित क्यों की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर पूछा जाएगा। उत्तर है आपका, समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, जैसे लोकसभा में 84 सीटें, 84 अनुसूचित जातियों SC के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित है। ठीक है बच्चों, तो समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, भागीदारी देने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि जो पीछे हैं उनको भी हम एक समान मुख्य धारा में ला सके, इसलिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है? तो उत्तर है, यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। इसमें जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि राज्यों के विधायक MLA एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से 233 सदस्यों को चुनाव करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को। और हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना के रखा है यूट्यूब पे, जिसे आप अपने अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं, उसके अपलोड कर दिए गए हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें जो भी हम अपडेट नया होता है या कोई शॉर्ट्स में कोई आता है न्यूज़, तो हम उसको यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसमें हम PDF, जो भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, हम यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।